हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं। और आप सभी जानते हैं जिनका भी बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, संभावित है कि अगस्त माह के अंदर आपका यह एग्जाम हो जाएगा, तो उनके लिए हम मॉडल पेपर यहाँ पे करने वाले हैं जिसको हम मिक्स मसाला के नाम से जानते हैं। देखिए मॉडल पेपर के अंदर तो आपको पता है कि पूरे 150% होने चाहिए, लेकिन अपने 150% तो नहीं रहते, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं, तो मिक्स मसाला इसका नाम रखा गया है। और इसके अंदर आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे। मतलब ये इस क्लास को लगाने का उद्देश्य ये है, ठीक है, कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आप सभी सब्जेक्ट को दिन में देखते रहो, ठीक है। तो आप भूलो नहीं कि यार ये भी पढ़नी है, हिंदी 7 दिन ना पढ़ो, ऐसा ना हो जाए। डेली आप प्रैक्टिस करो तो हाँ भाई हिंदी भी अपने सिलेबस के अंदर है, जीके भी है, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, प्लस आपके कितने टॉपिक क्या कुछ किस प्रकार से इंप्रूवमेंट हो रहा है वो भी आपको पता चलता रहेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या जा रही है, कितने समय में आप प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं, कितना सही आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तमाम चीजों के बारे में क्या आपको तो अपना दम दिखाना है। और चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, उससे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। गुड इवनिंग, बिल्कुल कृष्ण जी गुड इवनिंग। उर्मी जी कह रही है मैं जिंदा हूं, तो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिर्फ मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने का मतलब जिंदा नहीं होता है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए लोगों को, ठीक है ना। कुछ करो, जिंदा यूं नहीं कि खड़े सर देखो जिंदा है तभी तो कमेंट किया है। जिंदा हो तो कुछ एक्टिविटी करो, सक्सेस हासिल करो, लोगों को लगे, लोगों के कानों तक आपकी बातें जानी चाहिए, तभी कि हाँ वास्तव में बंदा जिंदा तो है, ठीक है। तो सभी का स्वागत है। कैसे हो सर? बहुत बस बढ़िया, मस्ती एकदम मौज है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय जवाहर, बिल्कुल जय जवाहर, जय श्री राम भाई, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। कंप्यूटर महोदय जी पहला प्रश्न लगाया जाए। ओए ये क्या हो गयो रे हैं? देखिएगा मैट्रिक्स के आपसे प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको लुप्त संख्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क का क्या करना है पता करना। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा और अच्छे प्रकार से दिख रहा होगा। देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है अंदर, फिर इसने 4 लिखा है, 9 लिखा है और 16 लिखा है। फिर इसने यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। फिर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया है और 100 लिखा है, 121 लिखा है, 144 लिखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या आएगा फटाफट से क्या है कमेंट करके बता दो, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब है वो आपका क्या रहने वाला है। उसके बाद अब इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से आएगा। जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर देंगे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। दक्षराज जी बता रहे सर 144 आएगा। भाई 144 तो मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो कहां से बता रहा है? 144 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन है 85, 96, 81 या 95। इसमें से आपका क्या है, क्या आंसर आ जाएगा? तो देखिएगा कुछ थोड़ी सी आपको ये संख्याएं सारी जानी पहचानी लग रही होगी। अगर एक दो ऐसी संख्या आती तो फिर आपको लगता है यार कहां से आ गई, क्या हो गया है, लेकिन जानी पहचानी संख्याएं लग रही है। कैसे लग रही है? 1, 4, 9, 16 सर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे क्या है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपको कि सर 9 गुणा 9 कितने होते हैं, 81 होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का आंसर राइट है। सभी से निवेदन रहेगा एक बार क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिएगा, हर साथी तक पहुंचा दीजिएगा जो आपकी बीएसटीसी यानी कि प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 विभिन्न मकान, 5 क्या है, विभिन्न प्रकार के मकान हैं। 5 विभिन्न मकान ए से ई एक पंक्ति के अंदर है। 5 विभिन्न मकान है ए से ई, वो एक पंक्ति के अंदर है। ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, तो कौन सा मकान मध्य के अंदर है? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। 5 विभिन्न प्रकार के क्या है, मकान है, और ए से ई तक उनके मकानों के नाम है। ए बी के तो किसके, पहले कौन सा पकड़ना है? ए बी के तो किसके, बी के तो पहले बी लिखना है। क्या लिखना है? बी लिखना है। अब ये बी से इधर वाला जो होता है ये तो होता है बायां। कौन सा होता है? बायां। और जो इधर वाला होता है ये होता है दायां, ध्यान रखना है, ठीक है। ने कहा कि ए है वो बी के दाएं है, मतलब बी के दाएं ए है, तो ए कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। और ई सी के, किसके? सी के। अब यहाँ पे सी कहाँ है पता नहीं है, तो मैं एक अलग जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। कि ई सी के बाएं है, यानी कि ई है ना, वो सी के कहाँ आएगा? बाएं आएगा। तथा ए के दाएं है,
और ये क्या ई है वो सी के तो क्या है, सी के तो बाएं हैं, लेकिन ए के दाएं हैं, मतलब ई है वो ए के दाएं आएगा, ई के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। और पूछा जा रहा है बी डी के दाएं है, बी है ना बी, ये डी के दाएं हैं। तो अब आप कहोगे सर बी को डी का दाया बनना है तो मैं यहाँ पे डी लिखूं तो डी के दाएं बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो कौन सा मकान मध्य में, तो देखो 5 मकान है तो 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, बीच में मकान आ रहा है आपका ए नंबर, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो मकान है ये बिल्कुल क्या है, मध्य के अंदर है। जिसने भी ए ऑप्शन बताया उन सभी का आंसर है, क्या बात है, मनीष जी, मेघा जी, अर्जुन जी, ओम प्रकाश जी, जगलेश जी, हर्षन जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बिल्कुल मधु जांगेड़, सभी का स्वागत है। तो एक बार अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दो भाई, आज आपकी संख्या कम है, इसको पढ़ाने के लिए मुझे सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ शिक्षण में रुचि पढ़ता था, फिर तो ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे प्रकार से शेयर कर दो, ठीक है। अगला देखिए, यानी 15 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा। इससे इजी प्रश्न होता ही नहीं है आपका कैलेंडर के अंदर। 15 जनवरी 2004 को ये क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2004, 15 जनवरी 2004 को ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि था रविवार। क्या था, 15 जनवरी 2004 को क्या था दोस्तों, रविवार था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा बैक पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि 15 जनवरी 2003, यानी कि 1 साल पहले का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमेशा एक साल से नेक्स्ट साल जाते तो एक डे के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, एक दिन की क्या हो जाती है, एक दिन की बढ़ोतरी होती है सामान्य वर्ष के अंदर। अगर वर्ष सामान्य है तो एक दिन की बढ़ोतरी होगी, और अगर लीप है, फरवरी उसमें क्या आ रही है, फरवरी उसमें 29 दिन की आ रही है, तो फिर उसके अंदर क्या है, 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर कितने दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2003 से हम 2004 में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। 4 में जनवरी फरवरी से आगे तो नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे भाई, 4 अपना लीप वर्ष है, तो 4 से फरवरी से आगे नहीं जा रहे, तो कोई मतलब नहीं इस 4 का। तो 3 से 4 में आ रहे तो 3 तो लीप वर्ष नहीं है, नहीं है, फिर 1 बढ़ेगा, मतलब ये रविवार हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, शनिवार हुआ होगा, तभी 1 बढ़ के रविवार हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो भी बी आंसर बता रहे वो सारे के सारे क्या है, राइट है। अनित वर्मा अभी ये बता रहे, देखो कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, हमें आगे जाने का, इसमें सोमवार से रविवार घटता नहीं है, एक बढ़ता है, ठीक है। अब हम पहले जीके के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद वापस से रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जीके के प्रश्न है वो दोस्तों देख लेते हैं। तो अच्छे प्रकार से क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पर स्थापित किया गया था। अमर सागर जैसलमेर के अंदर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बीठड़ी जोधपुर में किया गया, देवगढ़ प्रतापगढ़ में किया गया, मोहनगढ़ जैसलमेर में किया गया। तो पवन ऊर्जा की बात की जाएगी और सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से आप कहोगे सर धूप वगैरह जैसलमेर में ज्यादा रहती है, लेकिन इसका उत्पादन की बात करें तो वो जोधपुर से ज्यादा होता है। जोधपुर से मुख्य रूप से क्या है, जोधपुर में उत्पादन ज्यादा होता है। और अपने पवन ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए पवन ऊर्जा का जो राजस्थान के अंदर सबसे पहला संयंत्र लगाया गया था, ये जैसलमेर के अमर सागर में लगाया गया था। कहां पे लगाया गया था, अमर सागर जो जैसलमेर है ये राजस्थान में पवन ऊर्जा का क्या है, पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है। तो जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम राइट हो जाएंगे। बिल्कुल संगीता जी, सीमा जी, मेहा जी, अर्जुन जी, बहुत अच्छा, सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में भोमट क्षेत्र सम्मिलित है। दोस्तों बताइएगा राजस्थान के अंदर जो भोमट क्षेत्र है, ये भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है। भोमट क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में भोमट क्षेत्र है, ये भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है। भोमट दोस्तों भील बाहुल्य क्षेत्र का नाम है, ठीक है, और ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वहां का क्षेत्र है। आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि भील जनजाति है वो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ज्यादा कहां पे, उदयपुर के अंदर ज्यादा होती है। तो ये भोमट भील क्षेत्र है, ये भी कहां का इलाका हो जाएगा, उदयपुर का, बांसवाड़ा का, भीलवाड़ा का, अलवर का। तो आप सभी के जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूं, सक्सेस उदयपुर बता रहे हैं, धनराज जी बांसवाड़ा बता रहे हैं, रमेश जी चौधरी है वो भी बता रहे हैं कि बांसवाड़ा होगा। देखिएगा कुछ अभी भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, काफी सुधार की आवश्यकता है, अच्छे प्रकार से पढ़िए, मेहनत कीजिए। यहाँ पे उदयपुर होगा, भोमट भील क्षेत्र कहाँ में होगा, उदयपुर के अंदर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ए आंसर बता रहे थे वो सभी सही है, बाकी वाले आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, आज के बाद आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। बताओ भाई, डेगाना क्षेत्र, यह डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। देखिए कुछ प्रश्न फिक्स है, जहां से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। एक आपका ये डेगाना वाला हो गया,
एक खेतड़ी वाला हो गया, ये पॉपुलर है। डेगाना और खेतड़ी में से कोई भी क्या है, डायरेक्ट हर बार पूछा ही पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि सर खेतड़ी है वो तो हमारे तांबे के लिए जाना जाता है। तो डेगाना आपने बल्ब देखा या नहीं देखा है घर पे? पहले 10 रुपए वाले, अब तो पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, भूल गए। पहले ऐसा एक 10 रुपए वाला बल्ब आया करता था घर पे है, यहाँ पे उसके अंदर एक ऐसी स्प्रिंग लगी रहती थी, वो उसका तंतु है वो जलता था। ठीक है, तो ये जो तंतु था उल्टे डब्लू के आकार का, ये होता है टंगस्टन। ठीक है, ये टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, और ये टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन मिलता है अपना डेगाना के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है कि टंगस्टन माया जाता है। डेगाना क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? टंगस्टन से। बिल्कुल, ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं हुआ, सबका राइट हो रहा। बहुत अच्छा। ठीक है, हरपाल सिंह जी, सिसोदिया जी, राम प्रकाश जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? बताओ भाई। राजस्थान का गांधी है, ये राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताना है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को क्या राजस्थान का गांधी कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या दोस्तों वागड़ के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, जो वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र के ये क्या कहलाते हैं? गांधी कहलाते हैं। सर वागड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अरे वागड़ क्षेत्र के बारे में नहीं जाना था का? फिर तुम कच्छू ना जाना था। वागड़ क्षेत्र अपना जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर और क्या है, डूंगरपुर और क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की भाषा आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? वागड़ी भाषा बोली जाती है। और गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को क्या है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना फटाफट से। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? आपके लिए हिंट है कि आज मारवाड़ के गांधी सांचौर के अंदर आए थे। अब बता दो मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? कल मारवाड़ के गांधी बाड़मेर के अंदर थे। अब बता दो मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है मारवाड़ का गांधी। गांधी 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 गांधी, बिल्कुल गुड्डू चौधरी ने सबसे पहले बताया कि अशोक गहलोत। अगला देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान है ये अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? वर्तमान का मतलब अभी जैसा है, जयनारायण व्यास। शेर है, राजस्थान है, जयनारायण व्यास। यार तुमने पढ़ा कहाँ है? हर क्लास में एक दो कमेंट ऐसा आता है? जयनारायण व्यास नहीं है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया बताओ भाई? 1956 के अंदर आया, 1957 में आया, 1958 में या 1959 में? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को क्या है, 1956 को इसके जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी होती है। और वो क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई? क्या प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूरी कब हुई? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा कि वर्तमान स्वरूप का मतलब अभी जैसा है वैसा राजस्थान कब बन गया था? 1956 के अंदर बन गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। कालीबंगा को तो आप रट ही लेना। ठीक है, कुछ सभ्यता है, इनसे प्रश्न कंफर्म है आता, बाकी वाले इतनी याद नहीं हो फिर भी चलता है। मुख्य मुख्य याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, बीएसटीसी की दृष्टि से कालीबंगा आपको याद होनी चाहिए, अहाड़ आपको याद होनी चाहिए, बैराट आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा कौन सी है? कालीबंगा हो गई, अहाड़ हो गई, ठीक है, बैराट हो गई, गणेश्वर सभ्यता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और एक दो सभ्यता का नाम मैं आपको और लिखाऊंगा, वो सारी आपको याद होनी चाहिए, इसके ही आपका आसपास में प्रश्न आ जाता है। तो कालीबंगा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी, जिसे मृत नदी कहा जाता है, द्विशती नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी कहा गया है वेदों पुराणों के अंदर। तो ये कौन सी हो जाएगी? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है। दोस्तों मेवाड़ में आप सभी को पता है कि सिसोदिया राजवंश ने राज किया है। तो ये क्या माने गए हैं? सूर्यवंशी माने गए हैं, चंद्रवंशी माने गए हैं, अग्निवंशी माने गए हैं, नागवंशी माने गए? मेवाड़ के जो सिसोदिया है ये कौन से वंश से माने गए हैं? सूर्यवंशी माने गए हैं, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या फिर नागवंशी? सर वंशी का पता नहीं, लेकिन पूरे हिंदुआ सूरज माने गए। महाराणा प्रताप जिन्हें हिंदुआ सूरज कहा गया कि पूरे हिंदुओं का ये तो बंदा क्या है, पूरे हिंदुओं का सूरज है। सूरज तो थे, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो तुम चंद्रवंशी कैसे बताते हो? मेगा जी आपके सारे ऑप्शन राइट नहीं हो रहे हैं, उल्टे ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नहीं होगा राइट, कि सूर्यवंशी माना गया है। मेवाड़ के इनका ध्वज देखिएगा आप, जब मेवाड़ का आप क्या करेंगे, मेवाड़ का जब राष्ट्र ध्वज देखेंगे
राष्ट्र ध्वज के अंदर भी सूर्य बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं उदयपुर के जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में घूमने के लिए जाते हैं, जो पिसोला झील की पाल पर है, पिसोला झील के जस्ट पास में म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम के अंदर भी आप जाते हैं तो म्यूजियम के अंदर भी दोस्तों क्या है, आपको एक बड़ा सा सूर्य की प्रतिमा मिलती है, जिससे भी हम क्या है लगा सकते हैं कि सूर्यवंशी। थोड़ा घुमा भी करो ताकि आपको कुछ चीजें घूमने से भी कवर हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का वो कौन सा शहर है जिसे नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ठीक है, ब्लू सिटी है ये, ब्लू सिटी राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को आप सभी को पता होना चाहिए सफेद शहर कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी में। बाकी और तो इसके बहुत सारी उपमाएं हैं। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है इसे, माउंटेन एंड फाउंटेनों का शहर कहा जाता है इसे, ठीक है। ये तो अपने आप में भाई क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। जोधपुर की बात करें, सन सिटी कहा जाता है, बिल्कुल सर पड़ा है, सन सिटी जोधपुर को कहते हैं। बीकानेर हो गया आपका, और अजमेर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी आप किससे कहेंगे? तो जब आप क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर पर चढ़ेंगे तो वहां से जब नीचे देखेंगे तो आपको इधर इधर के घर सारे नीले ही नीले नजर आएंगे, तब कहा गया वाह यार क्या बात है, जोधपुर तो क्या है, ब्लू सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं मेरे दोस्त, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं पूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। चांद बावड़ी है, ये चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? कोटा के अंदर है, भरतपुर में है, अलवर के अंदर है, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर दौसा हो जाएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से किले जिले में स्थित है? ठीक है, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाइएगा, आप घूमिएगा, ठीक है। चीजों को देखेंगे, क्या है, कुछ नहीं है, 150 रुपए का ऐसा कुछ टिकट है, लेकिन देखने को बहुत कुछ मिलेगा। 2-4 घंटे आप उसके अंदर घूमोगे, वो चीजें कुछ भूलोगे नहीं, ठीक है। और म्यूजियम में तो वैसे भी जाना चाहिए, पुरानी चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उदयपुर के म्यूजियम में बहुत सारे शिलालेख रखे, शिलालेख यहाँ पे बहुत पड़े, बहुत सारे शिलालेख पड़े, तो शिलालेख होते कैसे थे, उसमें क्या क्या लिखा गया है, वो देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं गया था, मैंने फोटो लिए थे बहुत सारे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए फोटो, नहीं मिल रहे हैं। मैं थोड़े 1-2 पोस्ट भी किए थे चैनल पर, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आबानेरी के अंदर है चांद बावड़ी, कहाँ पर है, आबानेरी के अंदर है। आबानेरी और राजरोडगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। आबानेरी कहाँ पर है, दोस्या के अंदर है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बावड़ियों का शहर पूछे तो वो अपना बूंदी है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, गार्डन बड़ा बाग स्थित है, गार्डन बड़ा बाग है ये कहा। एक भाई लिख रहा है कि सर अभी तो एग्जाम है, तो दोस्तों जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन के अब मुझे 2 महीने के लिए कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ काम तो होता रहेगा, टाइम मिलता नहीं है, टाइम क्या है निकालना पड़ता है घूमने के लिए, तो खुद को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, भीलवाड़ा में है, झालावाड़ में है, हनुमानगढ़ में। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गार्डन जो बड़ा बाग है ये जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भी ए बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बताओ भाई, ये चरणदास चोर है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। मालचंद तिवारी ने लिखी है, हरीश भदानी ने लिखी है, विजयदान देथा ने लिखी है, या अर्जुन लाल चारण ने लिखी है? बताओ भाई किसके द्वारा लिखी गई है? चरणदास चोर अपने पढ़ रखा है ना भाई, ठीक है। चरणदास चोर है, कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। बातारी फुलवारी पढ़ा है क्या? बिल्कुल बातारी फुलवारी पढ़ा के विजयदान देथा ने लिखी थी, और उन्हें नहीं क्या है, उन्हें नहीं दोस्तों क्या है, उन्होंने क्या लिखी है? चरणदास चोर है। तो सी ऑप्शन राइट है। इनके जो ये रचना है इसी के आधार पर क्या है फिल्म बनती है, चरणदास चोर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। शुष्क रेगिस्तान है राजस्थान के, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा किस राज्य के साथ या किस देश के साथ साझा करता है, आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? नेपाल के साथ साझा करता है, चीन के साथ साझा करता है, पाकिस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ? सबको पता है कि 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये पाकिस्तान के 9 जिले हो जाते हैं और हमारे 4 जिले मिलकर ये सीमा बनाते हैं। अभी नए जिलों का फॉर्मेट आएगा तो हो सकता है उसमें एक जिला और भी ऐड हो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, लेकिन अभी क्या है फिलहाल के लिए आपको एग्जाम तक क्या है यही याद रखना है। अब चलते हैं अपने क्या है
अब चलते हैं अपने वापस कुछ रीजनिंग के प्रश्नों की ओर जो हमने छोड़ दिए थे। तो रीजनिंग के प्रश्न हम अगर करें तो हमारा अगला प्रश्न क्या था, विषम युग्म को चिन्हित कीजिए। बताओ भाई, इनमें से जो विषम है, जो अलग है, उस युग्म को क्या करना, उस युग्म को चिन्हित करना। बिल्कुल सुमन जी बताइएगा। हाँ सुमन सिंह। विषम युग्म को चिन्हित कीजिए, जो युग्म आपको अलग दिख रहा है उसका आपको चुनाव करना है। 133 और 98, 150 और 115, 182 और 40, 188 और 53। तो इसके अंदर आपको अलग क्या दिख रहा है? तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये संख्या तो लगभग 130 से लेकर 180 तक की रेंज के अंदर है। और इधर भी देखा जाए तो 98 का 133 तो 90 180 हो जाते हैं, और 16 ये तो 106 के 196 के आसपास जा रहा है, 230 के आसपास जा रहा है, ठीक है, 80 के आसपास जा रहा है, 153, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी सेट हो नहीं रहा है, उसके बाद गुणा का कुछ इसमें रोल है नहीं, जोड़ने पे हो नहीं रहा है, माइनस करते रहेगा। अगर इसका गैप निकालते हैं कितना आता है, ठीक है, 133 और 98, तो देखो 98 और 2 99, 100 हो गए, और 33 ये कितने हो गए, इनके बीच का गैप हो गया 35 35, ठीक है। और 150 और 15, तो 15 और 35 कितने होते हैं, 15 और 35, तो 35 और 5 40 और 10 50, 150 हो जाएंगे। मतलब यहाँ भी गैप कितना आ रहा है, 35 का इनके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में 35 का गैप आया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वाला मैटर कहीं ना कहीं लागू हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा मामला गड़बड़ कर रहा है। इसमें देखिएगा यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 8 में से 4 जाएंगे, 4 रहेंगे, 142 का इसके अंदर गैप आ रहा है। इसमें देखिएगा वापस अपना मामला सेट हो गया कि 8 में से 3 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, 8 में से 5 जाएंगे, पीछे 3 रह जाएंगे, 1 में से 1 तो 0, इनके बीच में 35 का गैप आ रहा है। यानी कि देखिए इसके बीच में 35 का गैप है, इसके बीच में 35 का है, इनके बीच में 142, इनके बीच में 35 का। तो हमें अलग पूछा गया, अलग कौन सा है, सी वाला अलग है, बाकी सब में 35 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना आ रहा है, 1452 का आ रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बताने वाले मेरे सभी साथी राइट आ जाएंगे, जिसने भी सी बताया उन सभी का आंसर एग्जैक्ट राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में 3 अंतर विभाजक वृत्त है, एक आपको वेन आरेख दिया गया है। ऐसा प्रश्न ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम के अंदर आएगा ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके आएंगे। ये मतलब क्वेश्चन आना अपने आप के लिए किस्मत की बात होती है। सर मजा आ गया, ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में आ गया, ठीक है। ये तो जिसके किस्मत तगड़े होते हैं उनके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, क्योंकि इसके 3 से 4 प्रश्न आते हैं। प्रश्न बहुत ईजी होता है, और क्या है, 12-13 नंबर आराम से, क्या 12 नंबर, यानी कि कम से कम 3 प्रश्न आए तो भी 9 से 12 नंबर, ठीक है, 9 से 12 नंबर ये अपने को क्या है, लेके जाता है। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न रहता है, सीधा स्कोर को 10 नंबर बढ़ा देता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विद्यार्थी समूह को अंकित करता, टेनिस बैडमिंटन वॉलीबॉल खेलते हैं, आकृति में दिया गया है कि देखिएगा इसके अंदर जो आ रहे हैं, इस गोले के अंदर जो जो आ रहे हैं वो क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आपको दिख रहा होगा। इस गोले के अंदर जो जो आ रहे हैं वो क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। इस गोले में जो जो आ रहे हैं वो खेलते हैं वॉलीबॉल, ठीक है। तो ये तो दिख रहा होगा। अब इसने क्या पूछा, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। मतलब ऐसा कौन सा अक्षर है जो तीनों खेल खेलते हैं, मतलब तीनों गोलों के अंदर आ रहा है, उसका अपने को पता लगाना है। तो कौन सा है जो तीनों गोलों में आ रहा है, देखिएगा अभी बात करते हैं यहाँ पे। तो डी की बात करें तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन नीचे वाले में नहीं आ रहा है। बी की बात करें तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। एफ की बात करें तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन आपको लगा कि सर सी, ये सी देखिएगा, ये सी है, ये इस वाले गोले में भी चला गया, इधर से इस वाले गोले में भी चला गया, और इधर से इस वाले गोले में भी चला गया। यानी कि सी सब में आ रहा है, कॉमन है। मतलब तीनों खेल खेलने वाले कौन से हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। सी ऑप्शन बी में लेकर का है, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। जिसने भी बताया उनका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। मतलब वो पहले टेनिस और वॉलीबॉल तो खेलते हैं, इतना तो देख लो। तो टेनिस खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं, मतलब ये बैडमिंटन वाला क्या है, बैडमिंटन वाला घेरा नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने कहा पर बैडमिंटन नहीं खेलते, मतलब बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, वो सीधे साइड में हो गए, इनको भूल जाओ। अब इसने कहा टेनिस भी खेले और वॉलीबॉल भी खेले, मतलब ये वाले गोले में भी आए और ये वाले गोले में भी आए। तो इसमें देखो, इधर से ये टेनिस वाला गोला आ रहा है, ये गया, इधर से वॉलीबॉल वाला गला आ रहा है, ये गया। तो सर आप कहोगे देखिएगा बी है, ये दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। सी तीनों में आ रहा है, लेकिन हमें बैडमिंटन वाला नहीं देखना है, तो बी है वो दोनों के अंदर आ रहा है। बी ऑप्शन ए के अंदर देख रखा है, तो ए ऑप्शन बताने वाले सभी मेरे भाई बहन राइट हो जाएंगे कि सर जो बी संख्या है ना, ये बी संख्या के लोग है, ये बी संख्या के लोग क्या करते हैं, टेनिस और वॉलीबॉल तो खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिएगा,
कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं? जो टेनिस खेलते हैं मतलब इस वाले गोले के अंदर तो आएंगे वो, पर ना तो बैडमिंटन खेलते और ना ही वॉलीबॉल। मतलब ये जो बैडमिंटन वाला गोला आ रहा है इसमें भी नहीं आने चाहिए और वॉलीबॉल वाले गोले में भी नहीं आने चाहिए। तो पीछे तो एक ए ही बच रहा है हमारा, ठीक है, पीछे तो केवल ए ही बच रहा है। तो सी ऑप्शन आप बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। सी के अंदर ए लिखा हुआ तो ए है। मैंने कहा ना ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत इजी सा प्रश्न आएगा और नंबर बहुत ज्यादा देके जाएगा। नंबर है वो दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सभी क्लास को अच्छी प्रकार से शेयर कर दो, लाइक कर दीजिए, सभी लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर आर ए हमारे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, सर उड़े थरो लहरियो। अगला देखो, कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं? यानी कि जो टेनिस भी खेलेगा, बैडमिंटन भी खेलेगा, पर वॉलीबॉल नहीं, यानी कि इस वॉलीबॉल वाले घोड़े को नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। वॉलीबॉल वाला घोड़ा है, इस घोड़े को आप क्या करो, भूल जाओ, ये नहीं खेलते हैं। लेकिन टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं, मतलब वो टेनिस भी खेलता है। तो डी देखो टेनिस के अंदर आ रहा है और डी बैडमिंटन में भी आ रहा है, तो डी आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। डी इसने कहीं पे लिखा ही नहीं है भाई, है फिर तुम क्या बताओगे। देखो लिख रहा है हरपाल सिंह जी के, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, देखिएगा एक बार पुनः देखिएगा। इसने ऑप्शन में बी लिखा है तो बी तो यहाँ पे आ रहा है, वॉलीबॉल नहीं खेलते होगा, तो ये डी है। ऑप्शन में गलती से यहाँ पे बी लिख दिया गया है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का टेक्निकल एरर है, लिखने वाले की कमी है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी डी बता रहे हैं वो राइट है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ए के अंदर जैसा कि आपको पता है कि डी हमने कर दिया है, ठीक है। हाँ, आंधी आ गई, उड़ना चाहिए आंधी आ गई। तो राजस्थान में क्या है, अवण में आंधी है, जावण में लाइट है और की कोनी, ठीक है। ये हो गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार घड़ी के दो हाथ 90 डिग्री पर होते हैं? बताओ भाई, एक दिन में घड़ी के कितने बार घड़ी के दो हाथ होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं? सर घड़ी के भी हाथ होते हैं क्या? हाँ, घड़ी के भी क्या होते हैं, हाथ तो होते हैं, ठीक है। क्यों हाथ होते हैं? अरे घड़ी की सुई आपने देखी नहीं है, एक उसमें घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। लेकिन सेकंड की सुई का हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। हमारे यहाँ पे घड़ी के क्या है, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में रोल होता है। और ऐसा कितनी बार आता है, ये दो हाथ इसके जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप कहोगे सर 4 बार है, 4 बार आता है। देखो 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 देखो, ऑप्शन 4 बता रहे हो या डी बता रहे हो, पहले वो लिखो। यहाँ पे तुम कमेंट करो कि तुम ये वाला 4 बता रहे हो तो एक कमेंट करो, और ये वाला 4 बता रहे हो तो डी कमेंट करो, ठीक है। सीधे 4 ऐसे क्यों कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर 4 बार हो जाएगा, देखो एक बार इधर ये बजेंगे 3 तब हो सकता है, दूसरी बार इधर हो सकता है, तीसरी बार इधर, तो ये 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन, 4 कौन, 4 बार ऑप्शन राइट हो जाएगा, है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। देखो मामू की भांजी यहाँ पे फंस गई, ए राइट होगा 4 बार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मान लिया ये घड़ी का यहाँ पे है, ये इधर है, फिर थोड़ा सा ये मान लिया इधर आ गया तो थोड़ा सा ये भी इधर खिसकेगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा इनके बीच में क्या 90 डिग्री का कोण और बनेगा। तो ध्यान रखना 180 डिग्री का जो कोण है और 0 डिग्री का कोण है ये तो आपके 22 बार ही होंगे, लेकिन जो 90 डिग्री का कोण है ना ये 44 बार बनता है, 45 बार बनेगा। ध्यान रखना कितनी बार बनेगा, 45 बार बनेगा। घड़ी पर क्या है, दो हाथ यानी कि दोनों कांटों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण 44 बार बनेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना किसका रहेगा, शिक्षण अभिरुचि का रहेगा, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? छात्रों की क्या करनी, थोड़ी पिटाई करनी है, बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है। छात्र बदमाशी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत पिटाई करनी है, तो उनको दंड देते समय आप क्या मापदंड अपनाएंगे, कितना मारना चाहिए उनको, बताओ। हाँ बताओ भाई फटाफट से। आप छात्रों को दंड देते समय किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति व गंभीरता का, आवृत्ति का मतलब दर, अपराध कितनी बार किया गया है, और गंभीरता का कैसा अपराध है उसका पता लगाएंगे, या बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देंगे? कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को समान दंड दे देंगे। भाई सुनो इधर,
सारे बी पे फिदा हो गए, फिसल गए। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात को समझो, पर्सन पूछ क्या रहा है। ठीक है, ऐसे ही तो तुम्हारे शिक्षण रुचि में नंबर नहीं आते, फिर तुम कहते हो कि बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, रीजनिंग के तो डर नहीं है, लेकिन शिक्षण रुचि का डर है। डर होना ही चाहिए, तुम्हारी सोच ही घटिया है पहली बात तो। क्यों? बिना किसी भेदभाव के हम सबको दंड देंगे। मैंने गलती नहीं की है, क्यों आपके, मैं तो अच्छा इसको दंड दे रहा, रमेश की पिटाई करनी है तो साथ में तेरी भी करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, सबको दंड दूंगा। अरे थोड़ा खड़ा होकर दो मारेगा, भेदभाव आपके साथ हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी। ठीक है, क्लास में जाने लायक नहीं रहोगे कभी भी। थोड़ा तो पर्सन को सोचो यार, पर्सन पूछ क्या रहा है, अपराध की आवृत्ति, उसकी गलती क्या है। किसी भी छात्र को दंड देना है, किसी भी छात्र को दंड देना है तो उसने अपराध कितनी बार किया, अपराध कैसा है। कोई नॉर्मल अपराध है, कोई कीड़ी मार दी है, वो कोई अपराध है, या किसी बच्चे को मारा, क्या गलती है वो देखनी है। या बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड दे देंगे, किसी के सर किसी एक बच्चे ने गलती की है, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, सभी को पकड़ के मार दूंगा है। या फिर केवल अपराध की गंभीरता देखेंगे, या फिर क्या केवल अपराध की आवृत्ति देखेंगे, तो दोनों देखनी है। ऑप्शन देखो यार अच्छे प्रकार से, वो आपको कह रहा है, एक में गंभीरता दे रहा है, दूसरे में आवृत्ति दे रहा है, तीसरे में दोनों दे रहा है, तो बस राइट आंसर ए हो जाएगा। यही तो है कि आपके शिक्षण रुचि में नंबर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, यही वो रीजन है। ठीक है ना, कि आप सोचते नहीं हो, आपको सीधा बस का बिना देंगे, अरे इसके पीछे लॉजिक तो देखो आप, क्या रहा ऑप्शन का अर्थ क्या है वो निकालो। अगला देखो, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो क्या करोगे। एक छात्र है जो लगातार विद्यालय के अंदर विलंब से आता है, देरी से आता है, क्या करोगे। एक छात्र क्या है, हाँ, एक छात्र लगातार विद्यालय के अंदर देरी से आता है, विलंब से आता है, वहां पर आप क्या करोगे। उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, या फिर सभी छात्रों को के सामने उसे दंडित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हालांकि दंड देना नहीं है, किसी भी बच्चे को दंड देना ही नहीं है। ठीक है, और दंड देते हो तो भी दंड ऐसा होना चाहिए, दंड ऐसा होना चाहिए, किसी को दंड तो देना ही नहीं है, लेकिन दंड दो तो भी दंड ऐसा होना चाहिए कि क्या है, बच्चे के विकास के अंदर क्या है कि बच्चे के विकास में रुकावट ना बने। बच्चे के विकास में क्या है, दंड ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के विकास में रुकावट ना बने। दंड दो तो दंड ऐसा दो जो बच्चे के विकास में क्या है, रुकावट ना बने। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला देखो, क्या करेंगे तो कारण का पता लगाएंगे। भाई बच्चा है इतने दिन विलंब से आ रहा, लेट आ रहा है, क्यों लेट आ रहा है, इसके पीछे का क्या है, कारण का पता करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है, जो आपका काम नहीं है फिर भी आपको कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है, तो आप उसमें क्या फायदा देखोगे। आपका कार्य पूरा हो गया है, आपको बच्चों को पढ़ाना था, जो भी क्लासें लेनी थी आपने ले ली है अच्छे प्रकार से। अब क्या करना है, आपको कोई प्रिंसिपल वगैरह कोई एक्स्ट्रा काम देते, तो एक्स्ट्रा काम में आप क्या फायदा देखोगे। आप देखोगे कि अगर मुझे कोई नया ज्ञान मिलेगा तो मैं वो काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, या मुझे क्या है प्रशंसा मिलेगी, बच्चे मेरी प्रशंसा करेंगे तो मैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या पदोन्नति, अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तो मैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या सहयोग मिलता है तो मैं काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कंफ्यूज होगा कि भाई ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के अंदर कि हम सहयोग के लिए काम करेंगे, सहयोग अपना भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, या नए ज्ञान के लिए करेंगे। तो दोस्तों एक शिक्षक हमेशा अध्ययनशील रहता है, उसकी हमेशा कुछ न कुछ चीजें की जानने की इच्छा रहती है, मैं कुछ ना कुछ क्या करूं, जानूं समझूं। तो आप नए ज्ञान के लिए क्या है, नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य है वो क्या है करेंगे। अब ये प्रश्न कैसा है आपको पता है, अब कहोगे सर आपने तो आज दिन तक जिंदगी के अंदर ऐसा प्रश्न नहीं कराया। देखो इसका सिमिलर भाई पर्सन, यार ये साइकोलॉजी है, उसके मन में जो चीज उत्पन्न हुई उसने पूछ दिया, उसका डीएनए नार्को टेस्ट वगैरह करवा के अपने पास लाए पूछने वाले का, तो अपने को पता चले कि ये क्या पूछेगा। पर्सन ये था इसका, ठीक है ना, कराया हुआ है कि विद्यालय टूर के लिए क्या है, विद्यालय टूर के लिए विद्यालय भ्रमण, विद्यालय से बच्चे भ्रमण के लिए जा रहे हैं, विद्यालय से बच्चे भ्रमण हेतु जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपको कराया था। भ्रमण हेतु जा रहे हैं और प्राचार्य क्या कहते हैं, प्राचार्य आपको भी साथ में भेज दें, प्राचार्य आपको भी साथ में भेजते हैं तो आप जाएंगे, तो आप जाएंगे। फिर ऑप्शन देखे थे कि दैनिक कार्य से मुक्ति मिलेगी, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, या बच्चों के साथ मनोरंजन होगा, या मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, या चौथा और कुछ था। ठीक है ना, तो वहां पे अपन ने किया था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब भ्रमण पे घूमने जाना कोई मास्टर का जरूरी थोड़े कि मैं तो जाऊं ही जाऊं, नहीं भी जाऊं,
ठीक है। हाँ, मैं तो नहीं भी जाऊं लेकिन मास्टर जी कह रहे मतलब अतिरिक्त कार्य कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या नया ज्ञान मिलेगा। तो वही ऐसा प्रश्न है। अब आपको तो ये कराया था, अब वो पूछ रहा ऐसे, तो आपको सब नहीं कराया, तो ये तो समझना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आपको समझने ही पड़ेंगे, सीधा कॉपी होने की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है। हाँ, अगला देखो, ये तैयारी कर लो ऐप पर BSTC का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, अगर आप लेना चाहे तो। लाइव कोर्स 599 का है, रिकॉर्डेड 499 का है, और क्लासरूम कोर्स 551 का है। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो मैं आपको कराता हूँ, बाकी हमारी टीम के द्वारा अच्छे प्रकार से पढ़ाया जाता है। अगला देखो, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, समूह का एक नेता है वो तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो क्या हो? समूह का एक नेता है वो तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, जिंदगी देख जरा हम तुझसे क्या है, हम तुझसे और तेरी मुश्किलों से भी कितने बड़े हैं। बहुत अच्छा है, हमारे हौसले तेरी मुश्किलों से भी कितने बड़े। बहुत अच्छा भाई, मेहनत करते रहो। और यहाँ पे बताना है कि समूह का जो नेता है वो सफल नेतृत्व कब दे सकता है। एक समूह का जो नेता है वो सफल नेतृत्व कब दे सकता है? जब वो सहनशील हो, उसके अंदर कुछ चीजों को सहन करने की प्रवृत्ति हो, तब वह सफल नेतृत्व दे पाएगा। या अनुशासनीय हो, उसके अंदर अनुशासन है, तब वो सफल नेतृत्व दे पाएगा। या वो गंभीर हो, वो सीरियस है, तो सफल नेतृत्व दे पाएगा। या धनी हो, उसके पास पैसे है, तो सफल नेतृत्व दे पाएगा। अब सीधी सी बात सुन लो, आपका BSTC के अंदर सिलेक्शन कब होगा? अगर आप सहनशील हो तो सिलेक्शन होता है, अनुशासन है तो होगा, गंभीर हो सीरियस हो तो होगा। तो सर मिल गया कि अगर हम BSTC की सीरियस तैयारी करेंगे, अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, तो क्या है, तो जरूर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अनुशासन अनुशासन बता रहे सारे के सारे गलत है, गंभीर हो। ठीक है, गंभीर का मतलब होता क्या है पता है आपको? किसी भी विषय, उस विषय को गहराई से देखना, गहराई से समझना और फिर कार्य करना। नेता अगर अपने समूह को अच्छे प्रकार से समझ के फिर उनके लिए काम करेगा ना, तो वो अच्छा नेतृत्व दे पाएगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि समूह का नेता तभी अच्छा नेतृत्व दे सकता है जब वो क्या हो, गंभीर हो। अब आप तो लगते हो पढ़ा हुआ, पहले राजू सीढ़ियों से गिर कर पड़ गया, उसको गंभीर चोट लगी, गहरी चोट लगी। अरे यार, गंभीर का मतलब तो वो होता है वो सोच बनी हुई है, तो यार उसमें सुधार तो लाना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। निकट समाज, हमारे समाज के अंदर, हमारे आसपास में जो भी बुराइयां हैं, हाँ, उन बुराइयों के लिए क्या है, उन बुराइयों के लिए क्या है? हाँ, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम माध्यम है। हमारे समाज में जो भी बुराइयां चल रही है, उन बुराइयों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो उसके लिए सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है बुराइयों का अध्ययन करने का? हाँ, ठीक है, छात्रों से संपर्क, बच्चों से संपर्क करके हम समाज की बुराइयों का अध्ययन करेंगे। अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। तो सीधा सा आपको बताया था कि क्या करना है, सामाजिक सृजनशीलता में, समाज में जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे। यहाँ पे जो भी सी आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी वालों का क्या है, आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि अक्सर क्रोध आता है जब लोग, आपको गुस्सा कब आता है? मुझे मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, आपको गुस्सा कब आता है? आपकी सोच जानना चाह रहे हैं। आपको गुस्सा कब आएगा? जब लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको गुस्सा आता है क्या? या अपने स्वार्थ की बात करते हैं लोग तब गुस्सा आता है? किसी निर्दोष को दोष देते तब गुस्सा आता है? या आपस में झगड़ा करते हैं तब गुस्सा आता है? आपको गुस्सा कब आता है बताओ, आपको गुस्सा कब आता है? हाँ, बताओ भाई क्या हो जाएगा? सी आंसर आ रहा है सबके ज्यादातर। हाँ, तो सी वाले सभी क्या हो रहे, राइट हो रहे। हाँ सर, पाली वाले क्या, अगर क्या है, किसी निर्दोष को दोष दिया जाता है तो गुस्सा आएगा। अब ये देखिए, अपने कोर्ट की पद्धति है, सीधी बात है, कोर्ट क्या मानता है, दोषी को दोष मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन दोषी के साथ अगर किसी निर्दोष को दोष मिल गए, यानी कि दोषी की जगह किसी निर्दोष को दोष मिल गया, तो वो हाईकोर्ट अपनी सबसे बड़ी असफलता मानता है। ठीक है ना, ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा के अंदर जो सुधार है वो सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है बताओ भाई, शिक्षा के अंदर सुधार है वो किस प्रकार से संभव है? प्रशासनिक सुधार के द्वारा, प्रशासनिक सुधार करोगे तो शिक्षा में सुधार संभव है? या फिर परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, किसको BSTC करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देख लो। ठीक है, यहाँ कमेंट मत करो,
मैं एक चीज को 50 बार नहीं बता सकता, ठीक है। पर्सन आप नहीं समझ में आया, 50 बार पूछो, मैं 51 बार बता दूंगा। लेकिन ये जो दूसरे बेसिक नॉलेज के सवाल है ना कि बीएसटीसी करूं या नहीं करूं, कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर लाने हैं, करूं या नहीं करूं, ये सारी चीजें एक वीडियो में बता दी। डेली ये बातें करते हैं, जिनको पता है उनको बोरिंग लगता है कि यार क्या डेली कह रहे हैं कि ये है तो करो, ये तो नहीं करो। पढ़ने आते हैं बच्चे, मजे करने नहीं आते, ठीक है। ये चीजें आप क्या करो, सर्च करो, मिल जाएगा आपको। प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए शिक्षा के अंदर। या दोस्तों, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय करना चाहिए, या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। बताओ भाई, शिक्षा में सुधार किस प्रकार से संभव है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ज्यादातर आ रहे हैं, कुछ ए भी बता रहे हैं कि प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार का मतलब है कि जो शिक्षा का ढांचा है, जो भी नियम वगैरह होते हैं प्रशासन, तो उसमें तो ऐसा कुछ फर्क है नहीं। परीक्षा पद्धति बदलो या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करो, तो बेस्ट ऑप्शन है कि क्या अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, तो शिक्षा में सुधार क्या है, संभव है। जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो राइट है, बी वाले तो गलत ही है पहले से। अगला देखो, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष के अंदर संचार है, संचार निर्भर करता है। अब देखो, संचार का मतलब क्या है, संप्रेषण, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, पीटीटी के अंदर उसने कहीं पे भी पेपर के अंदर संप्रेषण शब्द लिखा ही नहीं। इंग्लिश आप पढ़ते तो कम्युनिकेशन लिखा हुआ था, समझ में आ जाता कि कम्युनिकेशन कहा जाता है संप्रेषण को, लेकिन उसने हिंदी में संप्रेषण के लिए संचार शब्द का ही प्रयोग किया। अब बच्चे तो यही कंफ्यूजन में कि संचार होता क्या है। दो प्रकार के साधन पढ़े थे, नहीं पढ़े थे बचपन के अंदर, संचार के साधन और यातायात के साधन है। शिक्षक को स्पष्ट करने की क्षमता पर, शिक्षक के स्पष्ट करने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना अच्छा होगा, या विषय की कठिनाई के स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता के स्तर पर, या कक्षा अंतःक्रिया पर। अब कक्षा की अंतःक्रिया क्या होती है आपको पता है क्या? ज्यादातर आंसर राइट आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कक्षा की अंतःक्रिया क्या होती है कि क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है बच्चे और शिक्षक के बीच में, उस पर निर्भर करता है। तो उसमें कक्षा के अंतःक्रिया के अंदर ये सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। तो कक्षा की अंतःक्रिया पर क्या है, संचार निर्भर करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भी डी आंसर बता रहे हो सारे के सारे राइट है। जी, मेघा जी, ओम प्रकाश जी, कोमल जी, प्रकाश देव फ्रॉम मुंदी, बिल्कुल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। विवेक जी, दिनेश जी, क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी को आसान नहीं, खुद बनाना पड़ता है, बहुत बढ़िया बात भाई। अगला देखो, एक शिक्षक को करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ तो जरा। एक शिक्षक को करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक के लिए पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, पैसा छापो, मशीना ले आओ, नहीं हुए तो अधिक से अधिक क्या कमाओ, धन कमाओ, या फिर छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, छात्र शिक्षा के अंदर आगे बढ़े उनके उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, या छात्र के हित में कार्य करना चाहिए, छात्रों का भलाई करनी चाहिए, या फिर क्या है, छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आप सभी के आंसर बी आ रहे हैं। अब कुछ तो सी आएंगे, मर के भी क्या है उनको सही नहीं करवा सकता, किताब भी पढ़ा लो। बच्चे हमारे साथ नए जुड़ेंगे, आज ही जुड़े हैं तो वो तो सी क्या डी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उनके भी सही होने लगेंगे। बाकी ज्यादातर आंसर बी आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए क्या है, एक शिक्षक को प्रयास करने चाहिए। बी ऑप्शन राइट है। छात्रों का क्या करो, उत्थान करो, ठीक है, उनके क्या करो, उनको आगे ले जाने का प्रयास करो। और आगे ले जाना प्रयास क्या कहलाता है, भलाई कहलाता है। तो अपने आप बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की सर्वाधिक दर का कारण है। गांवों के अंदर क्या होता है, गांवों के अंदर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते स्कूल क्या कर देते हैं, स्कूल ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर है, बच्चे गांवों के अंदर सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, गाँव के बच्चे इतना जल्दी है वो स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, स्कूल का सिलेबस अच्छा नहीं होता है इसलिए वो विद्यालय छोड़ देते हैं बीच के अंदर ही, या गरीबी, उन गरीबी है जो उन्हें विद्यालय छोड़ने पर मजबूर करती है। अच्छा, जो बी बता रहे हैं गरीबी वाले, अभी पकड़ते हैं कौन बता रहा है, ये देखो रविंदर जी भी बता रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पुस्तकें भी फ्री मिलती है, ड्रेस के लिए भी पैसा आने लगा है अब तो, ठीक है। दलिया खिचड़ी वो भी फोगट के मिलते हैं, दूध और पिलाती है सरकार, घर पे भैंस नहीं पिलाए तो वहां पिला देते हैं, ठीक है। कहाँ गरीबी आपके बीच में आ रही है? गरीबी तो तुम बता ही कैसे सकते हो, ठीक है। त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, उनको बहुत जल्दी रोजगार चाहिए, इसलिए तो ये अब गरीबी का कारण है। ये स्कूल के अंदर छोड़ रहे हैं तो वो स्कूल में उनकी गरीबी है ना,
पढ़ने में गरीबी नहीं आ रही है, लेकिन गरीबी कब आ रही है? 6 दिन दूध, हाँ 6 दिन दूध भाई, ठीक है। गरीबी कब आ रही है? कि उनको रोजगार बहुत जल्दी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, गरीबी है इसलिए रोजगार बहुत जल्दी चाहिए। गरीबी पढ़ने की गरीबी नहीं है, गरीबी कौन सी है? कि भाई अपने को पैसे चाहिए बहुत जल्दी, नौकरी लगेंगे, पता नहीं कब लगेंगे, क्या होगा, लेकिन जल्दी से क्या पैसे कमाने। फिर वो 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ के बाहर चले जाते हैं, क्या करते हैं, कोई काम काज वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो त्वरित रोजगार के लिए क्या रहती है? उनकी उत्सुकता रहती है, उनको बहुत जल्दी क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, बीच के अंदर भी क्या है, बीच के अंदर भी स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी जाएगा। जिस भी भाई बहन ने सी बताया उन सभी का आंसर राइट है। हाँ। गरीबी भी हो सके सर जी, कोई जरूरी थोड़ी है, काम भी करना पड़ेगा। तो वो काम करना इमें आई, रोजगार चाहिए आपको, आपको पैसे चाहिए कि आप काम छोड़ रहे हो। ये गरीबी यूं नहीं कि आप स्कूल के अंदर, आपको कौन रोक रहा है पढ़ने से, ठीक है ना, कि भाई गरीबी है, पैसे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो, कि आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपको पैसे बहुत जल्दी कमाने हैं। अब ये हो सकता है कि आपके घर परिवार में पैसे नहीं है, इसलिए आपको बहुत जल्दी पैसे कमाने, इसलिए आप स्कूल छोड़ दो। पैसे कमाने मतलब आपको क्या, गरीबी कैसे मिट रही है? रोजगार के लिए। तो आप रोजगार के लिए क्या करते हो, आपको रोजगार मिल जाए इसके लिए आप क्या कर देते हो, स्कूल छोड़ देते हो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? बताओ भाई। एक जो शिक्षक होता है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक क्या है, एक शिक्षक अपने बच्चों के साथ क्या है, अच्छे संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है? से सदैव हंसी मजाक करके। शिक्षक को बच्चों के साथ सदैव हंसी मजाक करनी चाहिए ताकि उनके बीच में अच्छे संबंध बने, या उनसे उचित दूरी बनाकर, उचित दूरी रखनी चाहिए, रोड पे दो गाड़ियां चलती रहे इतनी दूरी रखो बीच में एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या छात्रों को अपना मित्र बनाकर। मधुर संबंध किस प्रकार से बनाओगे? आप मेरे से कब खुश होगे? जब आपकी कोई समस्या आ रही है, मैं उस समस्या का समाधान कर दूं तो आप खुश हो। और आपका भला नहीं किया तो दुनिया में कोई खुश नहीं होता है, भले कुछ भी हो। ये एकदम कड़वी बात है, सच बात है, ठीक है। कोई किसी से अपने को फायदा हो रहा है तो अपन उससे खुश है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई लेन देन नहीं, ना खुश ना दुखी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, उनकी जो भी कष्ट है उन कष्टों का निवारण करते हैं। अब कष्ट शारीरिक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी समस्या वगैरह होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए क्या है, फिर आपके बच्चों के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे, बच्चे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कहेंगे यार ये तो बड़े काम की चीज है, ये तो मास्टर बहुत बढ़िया है, काम की चीज है। फिर वो क्या करेंगे, आपके साथ अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद है जो सही नहीं है? देखिए आपके 30 प्रश्न आएंगे। हाँ सर, फ्रेंड बनेंगे तभी तो समस्या का पता चलेगा। मतलब यार क्या बताए तुम, छोटे छोटे टाबर हो, नन्हे मुन्ने राई हो, देश के सिपाही हो, हैं? फ्रेंड बनोगे तभी समस्या का पता चलेगा। मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं। अब आंसर बताओ बड़ा बड़ा है, क्या आंसर हो जाएगा आपका? बताओ इनमें से कौन सी संधि नहीं है? आपने बता दिया कि सर ये वाली संधि नहीं है, तो आपकी समस्या का मुझे पता चल गया कि आपको संधि नहीं आती है। आप संधि क्या बता रहे हो, गलत बता रहे हो। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, लेकिन पता चलेगी आपकी समस्या। शिक्षक पढ़ाता है अपने आप, उसको समझ में आता है, दोस्त बनने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समस्या का समाधान करोगे तभी तो दोस्त बनोगे। आप मेरे दोस्त क्यों बनोगे, ये बताओ? आप मेरे दोस्त बनोगे क्यों भाई? आप किसी के दोस्त क्यों बनते हो? आपको उससे कुछ फायदा होगा तभी बनोगे ना। अब वो फायदा यूं नहीं कि सर वो मुझे पैसे दे रहा है या किताब दे रहा है। फायदा ये भी हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप अकेले रहते, उदास उदास रहते, लेकिन जब वो आपका दोस्त पास में आता है तो आप खुश रहते हैं, बातें करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक फायदा ही है ना, कि वो दोस्त आपकी उदासी दूर कर रहा है। फायदा है, ये दुनिया फायदे पे चलती है, सीखो, ठीक है। जो व्यक्ति कहता है ना कि पैसा क्या चीज है, पैसा हाथों का मैल है, उसको कहना निकाल के बता हाथों से मैल, पैसा बना उसका। कहेगा वो भी कि पैसा हाथों का मैल है, लेकिन खड़ा होकर करेगा यार पैसे कैसे कमाए, मन में तो वही चलता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो। संचोर में कहाँ मिलेगा, मिलने वाला काम बंद है भाई। बताओ, अभिषेक, बिल्कुल अभिषेक सही है, इससे अपना अभिषेक बन जाता है, ठीक है। यह स वाला स में बदल जाता है। रामायण बन जाती है राम धन अयन से। विधन सम, ये वाला स है, ये इस स में बदल जाता है तो विषम बन जाता है। निश्चय, निश्चय नहीं बनता है, ठीक है, निश्चय नहीं बनता। ये निश्चय होता है, वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होता है, तो निश्चय नहीं बनता है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी डी ऑप्शन बता रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम राइट बात हो जाए, ठीक है।
जिसने भी डी बताया उन सभी का आंसर राइट है। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। क्रीड़ा छत्र शब्द का सही समास विग्रह है। क्रीड़ा छत्र शब्द है, इस शब्द का सही समास विग्रह क्या है बताओ भाई। क्रीड़ा छत्र शब्द का सही समास विग्रह क्या है? क्रीड़ा छत्र शब्द का अगर आप समास विग्रह करेंगे, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, ये ऑप्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। देखो, क्रीड़ा के लिए छत्र है या क्रीड़ा का छत्र है, तो ये क्रीड़ा के लिए छत्र माना गया। क्रीड़ा छत्र यानी कि क्रीड़ा के लिए छत्र, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ है वो अर्थ होता है वो नीचे हीन या अभाव को दर्शाता है? कौन सा उपसर्ग है जो नीचे हीन और अभाव को दर्शाता है? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप उपसर्ग होता है, अव उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है या अभि उपसर्ग होता है? कौन सा उपसर्ग है जो नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है? अव उपसर्ग है वो अवगुण, जैसे गुणों का अभाव है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अव उपसर्ग क्या है? नीचे हीन या जो भी अभाव है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। कौन सा शब्द है जो विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ है? विदेशी भाषा के क्या है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? विदेशी भाषा के शब्द से बना उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सैम खान बेटा आजा, तुझे करा दूं मैं, ठीक है। तो दूसरों की चिंता क्यों करता है? यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा या हर रोज? तो देखिएगा, पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा, हर रोज, हर हर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर रोज। ये क्या है? विदेशी भाषा का उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विषाद का मतलब दुख। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, आह्लाद हो जाएगा, या फिर स्तुति हो जाएगा। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो विषाद का विपरीतार्थ होता है आह्लाद। क्या होता है? आह्लाद, ठीक है। विषाद का विपरीतार्थ क्या होता है? विषाद का विपरीतार्थ होता है आह्लाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ भाई, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द एकदम शुद्ध लग रहे? प्रातः काल से ये अधोपतन, नहीं अधोपतन होता है। प्रति क्या है? गलत है ये तो। दूसरी दूध छोटा होता है। वाल्मीकि सही है, इकाई सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी बताया उनका आंसर राइट है। ये शब्द क्या है? शुद्ध होता है, ठीक है। आह्लाद का अर्थ क्या था भाई? थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस रख यार। क्या पूछ रहा है तुम बिना पूछने की चीज? मैंने क्या बताया? विषाद का अर्थ दुख होता है, विषाद का विलोम शब्द पूछा है। तो चीज का अर्थ दुख है तो उसके विलोम का क्या होगा? विपरीत अर्थ होगा ना, है? हाँ। अगला प्रश्न देखिएगा। गुरुजी आ रहे हैं वाक्य में वचन प्रयोग है। गुरुजी आ रहे हैं, इसके अंदर कौन से वचन का प्रयोग किया गया है? बताओ भाई। हाँ, गुरुजी आ रहे हैं, इसके अंदर कौन से वचन का प्रयोग किया गया है? एक वचन है, ठीक है, बहुवचन है, या फिर क्या है? सर हम भी आएंगे, अरे किसी को नहीं आना है, ठीक है ना। हाँ, और फिर तुम इतने ही आ जाओ 50-60, तो मैं कोचिंग ही खोल दूं एक अलग से किसी को नहीं आना है, मजाक कर रहा था मैं सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको यहीं पे पढ़ा लेता हूँ। बस पढ़ाई करो, ठीक है। कहीं पे भी नहीं आना है। अपने पास इतना टाइम ही नहीं है कि क्या किसी को 1 घंटे बड़ी मुश्किल से क्लास हो पाती है? कभी कभी नोटिफिकेशन चूक जाते हैं, बाद में वीडियो बनाने पड़ते हैं, उस टाइम बिजी होते हैं, टाइम नहीं है। प्लीज, ये सब एक मजाक था। यहाँ पे देखिएगा, गुरुजी आ रहे हैं, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन है, बहुवचन के स्थान पर एक वचन। गुरुजी, गुरु व्यक्ति तो एक ही आ रहा है, लेकिन हम इज्जत देने के लिए उसको गुरुजी कह रहे हैं, मतलब एक वचन के स्थान पर हमने क्या लिया है? बहुवचन लिया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, परिवर्तन, सॉरी परिवर्तन का आएगा पर्वत। पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सरब, वृक्ष किसके अनेकार्थी है? अनेकार्थी के अर्थ है, ये किस अनेकार्थी के अर्थ होते हैं? पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सरब, वृक्ष आदि। बताओ भाई।
किस अनेकार्थी के अर्थ होते हैं? गिरी, गिरी को देखो पर्वत कहा जाएगा, लेकिन सर्प के लिए गिरी कहाँ आएगा? है नग, नग यानी पर्वत पहाड़ होता है, रत्न नग भी होता है, नग, नग सूर्य को भी कहा जाता है, नरप, नग सर्प को भी कहा जाता है, वृक्ष को भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका नग ऑप्शन राइट हो जाएगा। नग के अनेकार्थी दे रखे ये सारे के सारे, ठीक है ना, जिसने भी नग बताया उन सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नग वाले क्या हो जाएंगे? एकदम सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। कौन सा है जो शुद्ध नहीं है? ये आपसे पूछा गया। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, ठीक है। किसके अंदर शुद्ध शब्द लिखा हुआ नहीं है वाक्यांश बोधक के रूप में? जो जीता न जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग, जो गोद लिया हुआ हो उसे दत्तक, और जो गिरा हुआ हो उसे पतित। बताओ भाई कौन सा वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, जिसमें शब्द शुद्ध नहीं लिखा गया है उस वाक्यांश के लिए? बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? लक्ष्यराज तुझे भी जरूरत है भाई, तुम भी आ सकता है, ठीक है ना, तुझे भी है आवश्यकता। बताओ क्या हो जाएगा? अरे भाई एक चीज समझ लो कम से कम, ठीक है ना। मेरी जन्म डेट देखोगे ना, हिल जाओगे, हिल। पर मायने नहीं रखती है, हौसला चाहिए। और आप मेरे से 4 4 साल बड़े होंगे जो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। वो अपने आप दिख रहा है कि कौन क्या है, उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझा करो, हमारे भारतीयों की सबसे घटिया सोच होती है कि हम दूसरे में कमी निकालने की कोशिश करते हैं। एक सफेद चादर हो ना, तो सफेद चादर इतनी सफेद है उसका गुणगान कोई नहीं करेंगे, लेकिन उस सफेद चादर पर अगर एक भी धब्बा है तो देखो यहाँ पे ये धब्बा लग रखा, उनका ध्यान धब्बे पर ही जाता है। लेकिन धब्बे के अलावा पूरी चादर है वो बहुत अच्छे प्रकार से, वो उन्हें पता नहीं चलता है। यही सोच है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है दोस्तों के अंदर। चीजों को समझिए, अच्छे प्रकार से अपनी सोच विकसित कीजिएगा। आप जिस दिन अपनी सोच से सफल बन जाओगे ना, सफलता खींची चली आएगी। तो देखिए, जो जीता न जा सके उसे अजय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अजय लिखा जाता है। ये अजय लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है? अशुद्ध लिखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी ए बता रहे हैं वो सारे के सारे एकदम क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। इस मुहावरे का यह अर्थ हो रहा है कि बुद्धिमान होने का गर्व होना। बुद्धिमान होने का गर्व कौन सा अर्थबोधक मुहावरा है? बताओ भाई। हाँ, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान होने का गर्व, अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख व्यक्ति, अक्ल पर पत्थर पड़ना, गलती कर लेना कोई ना कोई, अकल के घोड़े दौड़ाना, फालतू की कल्पनाएं करते रहना, या फिर क्या हो जाएगा? अकल का पूतला। तो ये भाई पीछे ऑप्शन अपने डी बच रहा है, बाकी वाले कुछ रह ही नहीं रहे। तो क्या है? अकल का पूतला हो जाएगा। अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहना, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वो आपके घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकल का पूतला यानी कि बुद्धिमान होना, इसके अंदर तो बहुत अकल है। हाँ, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रॉपर एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो है? बताओ भाई कौन सा सभ्यता स्थल है जिसका उत्खनन प्रॉपर एचडी क्या है? एचडी क्या है? एचडी सांकलिया के निर्देशन के अंदर हुआ था। बताओ भाई। हाँ, प्रॉपर एचडी सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? लक्ष्यराज को ब्लॉक कर दो रे। हाँ, ठीक है। अहाड़, बेरहाट, गणेश्वर या कालीबंगा। तो आप सभी को पता है जो अहाड़ सभ्यता है उदयपुर की, ये एचडी सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा था, इसका उत्खनन है वो करते हैं ये। अगला है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो हमीर है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को, विद्रोही सेनापति था जिसको रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या शरण दी थी? जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर लेता है। 1301 की हम बात कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसको अमीर ने शरण दी थी और अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं? अमीर खान, अलाबंदे खान, मीर जुबेर खान या महमूद शाह? बताओ भाई। संजय जी, रामदयाल जी, बजरंग जी, रितु जी, बहुत अच्छा यहाँ पे डी आंसर बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कि महमूद शाह था, इसको शरण दी थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, झालावाड़ राज्य का संस्थापक है? बताओ। झालावाड़ राज्य का संस्थापक था, जो रियासत है उस रियासत की बात की जा रही, झालावाड़ रियासत का संस्थापक कौन था? झालावाड़ रियासत का संस्थापक कौन था? देवी सिंह हाड़ा, वल्लभी, हाँ वही, ठीक है। राम सिंह हाड़ा, माधो सिंह हाड़ा। तो हाड़ाओं ने कोटा और मुदी पर शासन किया है, इतना हमें सिर्फ याद रहता है।
और बात करें मदन सिंह झाला की, तो झालावाड़ में झालाओं ने राज किया है, तो आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी डी बता रहे हैं वो सही हो जाएगा। अगला है मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। ये आपके लिए आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न रहेगा। क्लास खत्म होती है उसके बाद जो भी कमेंट बॉक्स खुलेगा उसके अंदर इसका पूरा डिटेल में लिखना है, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, किसने कहा है मेवाड़ का मैराथन, और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को अपने और भी दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे प्रकार से पढ़ाई कीजिएगा। कुल मिला के एक ही बात है, 1000 बात की एक बात है, अगर पढ़ोगे, ठीक है, हमारे पढ़ाने से कभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने पढ़ाया, आपने उन चीजों को याद किया, और वो चीजें अगर आपको बिना देखे याद है, कुछ भी देखना न पड़े, बिना देखे याद है, उसी दिन आप सक्सेस हो, वरना सक्सेस नहीं हो। ठीक है, अच्छे प्रकार से पढ़ाई करो। चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर कभी, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।